लखनऊ में युग तुलसी पंडित राम किंकर उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में उद्घाटन भी किया। इस कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, रामायण ट्रस्ट के अध्यक्ष मंदाकिनी राम किंकर समेत कई लोग शामिल हुए। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। जन्म शताब्दी समारोह के आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं, जिनका पूरा जीवन सनातन धर्म के मूल्यों के लिए, प्रभु श्री राम के उन आदर्शों, मूल्यों और मर्यादाओं के लिए समर्पित था, जिन पर सनातन धर्म टिका हुआ है। ऐसे पंडित राम किंकर उपाध्याय जी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हो रहा है। मैं प्रदेश सरकार की ओर से सबसे पहले इस समारोह में उपस्थित होने के लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यजुर्वेद में हमारे मंत्र दृष्टा ऋषियों ने एक बात कही कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। महापुरुष के लक्षण क्या है? दो प्रकार के पुरुषों की चर्चा शास्त्रों में होती है। एक साधारण पुरुष हैं, जिन्हें शास्त्रीय भाषा में प्राकृत पुरुष कहते हैं, और एक है विशिष्ट पुरुष। भौतिक दृष्टि से दोनों में बहुत अंतर नहीं होता है, लेकिन परिणाम बता देते हैं कि इसमें कुछ विशिष्टता है। और विशिष्टता उनके कार्य बता देते हैं। और युग तुलसी के रूप में विख्यात पूज्य राम किंकर जी महाराज के पूरा जीवन तुलसी साहित्य के प्रति, मानस के प्रति समर्पण का था। उसकी एक विशिष्ट व्याख्या और चिंतन के माध्यम से एक विशिष्ट शैली का उन्होंने सूत्रपात किया। हमें इस बात को याद रखना होगा कि लकीर का फकीर जो बनता है वह साधारण होता है, लेकिन लीक से हट करके जो विशिष्ट कार्य करता है वही विशिष्ट होता है और वही महापुरुष होता है। अपनी कथा के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से कथा की जिस विशिष्ट शैली को उन्होंने जन्म दिया, उसने भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर के और एक झोपड़ी में निवास करने वाले साधारण इंसान तक सबको लाभान्वित किया। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। संभल के डीआईओएस वेदराम ने जारी किया फरमान। स्कूली बच्चों के गाड़ी चलाने को लेकर फरमान। बच्चों की गाड़ी से हादसा होने पर कॉलेज प्रबंधन जिम्मेदार। स्कूल कॉलेज में गाड़ी लाने वाले बच्चों की रहेगी नो एंट्री। गाड़ी लाने वाले बच्चों के वाहन होंगे सीज। डीआईओएस ने अनोखे फरमान से कॉलेज प्रबंधन में भी हड़कंप। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आदेश जारी कर दिए गए हैं कि स्कूल में बच्चे गाड़ी लेकर नहीं आएंगे और गाड़ी लाने वाले बच्चों के वाहन सीज कर दिए जाएंगे। डीआईओएस ने यह फरमान भी जारी कर दिया है और संभल के डीआईओएस वेदराम में ये आदेश जारी किए गए हैं। स्कूली बच्चों की गाड़ी चलाने को लेकर ये फरमान जारी किए गए हैं और ऐसे में बच्चों की गाड़ी से हादसा होने पर कॉलेज प्रबंधन जिम्मेदार। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत
जो निर्देशित किया गया था कि बच्चों के शैक्षिक उन्नयन के लिए आवश्यक है कि उनकी सुरक्षा एवं सुरक्षा जो है वो प्राथमिकता के तौर पर रखा जाए। तो इसके लिए जो विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया गया कि जो भी वाहन संचालित है उन वाहनों का पूर्ण रखरखाव और जो अगर कहीं पर भी अवैध संचालन है या अन्य कहीं पर भी जो गुणवत्तापूर्ण उनका यातायात की व्यवस्था नहीं है तो उसको सुधारते हुए सुनिश्चित कराएं और साथ ही साथ अवैध अगर संचालन है तो उसको तुरंत बंद कराते हुए इस संबंध में ARTO साहब को भी निर्देश दिया गया। और संवाददाता सतीश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के ये फरमान जारी किए गए हैं? देखिए, हम आपको बताते हैं DIO वेदराम जारी ने किया है कि जो है संभल जिले के विद्यालय निरीक्षक का निर्देश का फरमान जारी हुआ है। स्कूल बच्चों को लेकर जब वाहन चलाते वक्त होती है दुर्घटना तो कॉलेज प्रबंधक की होगी जिम्मेवारी और स्कूल के अलावा कॉलेज के वाहन लाने वाले बच्चों की 9 एंट्री कर दी गई है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि स्कूल अथवा कॉलेज के वाहन लाने वाले बच्चों के लिए वाहन को जो है ठीक किया जाएगा। इसी को लेकर के जो है फरमान जारी किया गया है। इसी को लेकर के जो है कॉलेजों में हड़कंप का मच गया है और देखने वाली बात होती है कॉलेज के अंदर जो बच्चे स्कूटी वो लेकर आते हैं तो इस प्रकार इनके जो फीस किए जाएंगे या उनके जो अभिभावक है उन्हें जो स्कूटी का वाहन चलाने दिए जाएंगे। लेकिन सतीश, जो स्कूली बच्चे हैं क्या उसमें ये भी दर्शाया गया है कि जिनकी उम्र कम होगी वो नहीं ला सकेंगे या जिनकी जो 18 वर्ष से बच्चे ऊपर के हैं उनके लिए भी आदेश जारी रहेंगे? जी, बता दें कि जैसे आदेश जारी किया गया तो उनका कहना है कि जो जिनके पास ड्राइवर लाइसेंस नहीं है और अगर हेलमेट से आते हैं जिनकी उम्र पूरी है तो उनके जो उनके भी चीज किए जाएंगे, उनकी जांच की जाएगी क्योंकि उनकी उम्र पूरी होने के बाद में उन्होंने ड्राइवर लाइसेंस नहीं बनवाया है और हेलमेट लगाकर नहीं पहुंचते हैं। अगर रास्ता में दुर्घटना होती है तो कॉलेज प्रबंधक की इसमें जो है जिम्मेवारी होगी। बिल्कुल सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कानपुर में सीसामऊ उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी नामांकन करने पहुंची, जहां उन्होंने रोते हुए सास और बेटी को गले लगाया। इसके बाद नॉमिनेशन रूप में दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी, सपा जिला अध्यक्ष फजल महमूद और प्रस्तावक बंटी सेंगर मौजूद रहे। वहीं नामांकन के बाद HNN संवाददाता इब्ने हसन जैदी ने जिला अध्यक्ष फजल महमूद, अमिताभ वाजपेयी और नसीम सोलंकी से खास बातचीत की। नसीम सोलंकी देखिए अपना नॉमिनेशन करा के आई हैं। नसीम जी यहीं पे देखिए, यहाँ पे हमारे साथ जिलाध्यक्ष भी मौजूद है। जिलाध्यक्ष जी, आज आप नॉमिनेशन करवाया है इनका कराया हमारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नसीम सोलंकी जी का आज उनका पहला सेट दाखिल हो गया। उनके प्रस्तावक थे हमारे महासचिव बंटी सेंगर जी और आज पहले सेट दाखिल होगा, उसके बाद दूसरा सेट। चुनाव चल रहा, हम सब जीत रहे हैं और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया सब एक साथ हैं, सब पूरे हर चाहे अमिताभ हो चाहे रूमी हो चाहे बंटी हो, हम सब एक साथ हैं और चुनाव जीतने जा रहे हैं। विधायक जी देखिए, यहाँ पर हमारे साथ अमिताभ वाजपेयी विधायक जी भी मौजूद हैं। सर नामांकन कराए हैं लेकिन बात तो चल रही है आपसी कलह की, तो क्या है सर, कैसे लड़ा पाएंगे? कहाँ पे बात चल रही कला की? यहाँ तो प्रेम का भाव दिख रहा है, कला कहीं नहीं है। कला कहीं नहीं है, हम सब लोग एक हैं और लक्ष्य एक है। हम लोग एक लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं। क्या लगता है ये फाइट कैसी रहेगी? लगने को सवाल नहीं, चुनाव हम लोग ही जीते हैं, हमेशा जीते हैं, फिर जीतेंगे। देखना ये कि अंतर हम लोग बढ़ा पाते हैं कि नहीं बढ़ा पाते हैं। हमारा प्रयास जीतने का नहीं, अंतर बढ़ाने का है। हम 27,000 से पार्लियामेंट जीते थे, हम 50,000 से विधानसभा दोबारा जीतना चाहते हैं। नॉमिनेशन कराया है, आपको बधाई हो। इरफान जी की कमी कितनी खल रही? बहुत ज़्यादा। ये जो आंसू है, ये जो तकलीफ़ है, सिर्फ उन्हीं के लिए है और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है कि मुझे उन्हीं की सीट पे लड़ना पड़ रहा है। पर कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह जो इस भी हालात में रखे हुए बहुत अच्छा है, बेहतर है, सब ठीक है। क्या लगता है जिस तरीके से अभी बात चल रही थी आपसी कला की, समाजवादी पार्टी में आपसी में कला है, विधायकों में, सब में, तो इस सब से भी आपको लड़ना पड़ेगा क्या? नहीं, कुछ नहीं। कल हम लोग गए थे सब सारे ही लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बस ये हिदायत दी है कि अब ये गलती ना हो और हम ना सुने कि अब दोबारा हो। बाकी ऐसी कोई बहुत बड़ी बात तो थी नहीं। वो आप लोगों ने आरोप भी लगाया था कि वार्ड अध्यक्ष, बूथ अध्यक्षों को पुलिस परेशान कर रही है, तो क्या हुआ, इसमें कुछ बातचीत हुई थी आपकी अखिलेश यादव जी से? हाँ, उनसे बता दिया था, तो बाकी तो ये लोग देख ही रहे हैं। हमने फिर उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई। हम 2 दिन से खुद भी थे भी नहीं, लखनऊ में थे। कोई मैसेज सीसामऊ विधानसभा की सीट की जनता के लिए?
हमारे लिए दुआ करिएगा। जिस तरीके से आपने पिछले 96 से लेकर आज तक मेरे ससुर और मेरे शौहर का साथ दिया, वैसे आज मुझे मौका दीजिए, मैं आपके बीच में आकर वैसे ही काम करना चाहूँगी और जो है दुआ करिएगा मेरे लिए। इससे पहले आप नॉमिनेशन से पहले आप अपने ससुर की कब्र पे भी गई थी, क्या मांगा? कब्र पे जाकर दुआ करी अल्लाह से कि उनकी मग़फ़िरत हो, और जो है जिस तरीके से उन्होंने काम करा अल्लाह मुझे हिम्मत दे, वैसे ही काम हम कर सकें। देखिए ये बेटी है इनकी, ये बेटी भी यहाँ पे। बेटा मम्मा चुनाव लड़ रही, कैसा लग रहा? ये बच्चे कल मिलकर आए पापा से, इसलिए बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं। देखिए ये थी हमारे साथ नसीम सोलंकी, जो कह रही थी कि हमने नॉमिनेशन कर लिया। और अगर बात की जाए पूर्व विधायक की, तो पूर्व विधायक की कमी तो ज़रूर जो है उनको खल रही है, लेकिन उनका सीधा सा कहना है कि हम अपनी विधानसभा की सीट के जितने भी लोग हैं उनसे सिर्फ इतनी ही कामना करते हैं कि वो हमको दुआ दें। और इस सीट पे उन्हीं ने ये भी कहा कि हमें इरफान की सीट पर लड़ना पड़ रहा है, ये बहुत बुरा लग रहा है, मगर हम इस सीट पर फिर से जीत कर आएंगे। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, HNN न्यूज़ कानपुर। में सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव के अधिकारियों को धमकी देने वाले बयान पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया सामने आई है। राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि धमकी देना सपा का मूल चरित्र है, लोकतंत्र धमकी से नहीं चलता है। उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी के बेटे भी ऐसे ही धमकी दे रहे थे, आज परिणाम सबके सामने है। शिवपाल सिंह यादव जिस तरह की धमकी की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना, इसी तरह की धमकी की भाषा का प्रयोग मुख्तार अंसारी के पुत्र भी चुनाव से पहले कर रहे थे। परिणाम क्या हुआ सबने देखा है। ये धमकियों से डराने की कोशिश मत करिए, लोकतंत्र धमकियों से नहीं चलता है। आप जनता के साथ संवेदनाओं से जुड़िए, जनता के बीच में काम करिए, तब जनता आशीर्वाद देती है। समाजवादी पार्टी का यही मूल चरित्र है कि वो पहले धमकी देते हैं, गाली देते हैं, हिंसा की कोशिश करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के इस चरित्र को जनता नकार चुकी है। गोरखपुर स्थित विश्वविद्यालय में कृषि और प्राकृतिक विज्ञान संस्थान समेत इंटरस्टेट आर्ट एग्जीबिशन कंपनी के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय किसान एक्सपो 2024 के एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी सांसद रवि किशन समेत कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि किसानों को लाभ दिलाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं रवि किशन ने युवाओं के हौसले को और बुलंद करते हुए कहा है, जब युवा आगे आएगा तब हर क्षेत्र में बेहतर काम करेगा। कृषि छात्र को तो अपनी पढ़ाई लिखाई करना है। हम समय समय पर जो है कृषि की भर्तियां करते हैं, इसके साथ साथ उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर भी आगे बढ़ाते हैं। जो BSc AG या जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्र हैं, उनको 78,000 रुपए हम उनको कारोबार के लिए उनको अनुदान देते हैं, एग्री स्टार्टअप के रूप में, एग्री जंक्शन के रूप में। इसके अलावा उनको हमारे जो हमारे सबऑर्डिनेट कमीशन से जो पोस्ट आएंगे, सबऑर्डिनेट कमीशन 3400 पदों की भर्तियां कर रहा है, उसकी प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है, वो 3400 लड़के जाएंगे। मोदी जी, योगी जी का यही सपना है कि कैसे कृषि को बढ़ावा मिले, और उसी के चलते आप देख रहे हैं कि गोरखपुर में आज कृषि मंत्री जी हमारे साथ शाही जी रहे। आज हम लोगों ने ये बहुत बड़ा एक्सपो लगाया ताकि हमारे जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे, वो जाने। लापता लेडीज मेरी फिल्म भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को थी, जाने कि आने वाले समय में हम लोगों को अपनी उपज को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। और मेरा भारत कृषि प्रधान देश है, हमारे किसान, हम लोग किसान परिवार से आते हैं। मेरा भारत मजबूत रहे और हम लोग अपनी खेती को बचाएं, और उससे भी आप अमीर बन सकते हैं। वो अब ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। आगरा के थाना मंटोला क्षेत्र के शाहगंज और मंटोला इलाके में पुलिस ने जब्तीकरण की बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गैंगस्टर इमरान की 2.80 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया है। गैंगस्टर इमरान और उसके भाई भोला पर जुआ और सट्टे जैसे कई मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने इमरान और भोला पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया है। देखिए, थाना हरी पर्वत पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 299/24 अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट, जिसमें गैंग लीडर इमरान एवं इसके साथी इरफान के द्वारा मिलकर अवैध रूप से अपराध करके
संपत्ति अर्जित की जा रही थी, ऐसा प्रकाश में आया। तो उसी में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत धारा 14(1) में आज 4 संपत्तियां, जिसमें से 2 संपत्ति थाना शाहगंज में है, 1 थाना मंटोला में और 1 थाना ताजगंज में है। इन चारों संपत्ति की गैंगस्टर एक्ट के 14(1) सेक्शन के अंतर्गत जब्तीकरण की कार्रवाई आज की जा रही है। इन चारों संपत्ति का जो मूल्य है वो लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए आंका गया है और इसी कार्रवाई के अंतर्गत पूरी पुलिस फोर्स पहले शाहगंज में 2 मकान है उसको कुर्क किया गया है और मंटोला में इस मकान की कुर्की के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। विधिक प्रक्रिया के द्वारा प्रॉपर मुनादी करके इस संपत्ति का कुर्कीकरण किया जाएगा। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत ने किसान अधिकार पद यात्रा की शुरुआत की है। ये यात्रा NH 58 पर मसूरपुर स्थित पुरबालियान कट से निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून ग्रीन एक्सप्रेस वे बाजू तक निकाली जाएगी। झंडे बहुत है भाई, देखो शर्म की कोई बात नहीं है। आप सभी का पुरबालियान में स्वागत। मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी अफजाल की 2 संपत्तियों पर एक्शन हुआ है। माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के सक्रिय सदस्य अफजाल की 2 संपत्ति को कुर्क किया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति को कुर्क करने का काम किया गया है। दो मामले ऐसे थे जिसमें कुर्की की कार्रवाई की गई है। 2 संपत्तियां हैं जिसमें क्रमशः एक की कीमत 1,36,08,000 रुपए है, जिसमें अफजाल ने अपने सहयोगी के नाम से इसमें एग्रीमेंट लिया था, जो प्रशांत सिंह और सरफराज थे, उनके माध्यम से एग्रीमेंट के माध्यम से उसने लिया था। ये ज़मीन है जिसकी कुर्की की गई। जबकि दूसरा एक जो मामला है वह अपने अफजाल जो मुख्य आरोपी है उसने अपने मामा के नाम पे, जो उसका नाम आसिफ है, उसके नाम पे संपत्ति एक ज़मीन जिसपे कि मकान बना हुआ है उसने बनाई थी। यह भी अवैध तरीके से अर्जित धन से बना हुआ है, जिसकी कीमत 45,66,750 रुपये है। और दोनों ही जो है कि संपत्तियों के आज जब नियमानुसार कार्रवाई करते हुए और पुलिस द्वारा की गई संस्तुति और उसके बाद श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय DM साहब के द्वारा जो है कि उस पर आदेश के बाद कुर्की कार्रवाई संपन्न की। बिजनौर में अफसरों की अनदेखी से परेशान जिला पंचायत निर्माण समिति की अध्यक्ष जैबा अनवर ने पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि DM ने कुछ दिन पहले ही जिला पंचायत सदस्य के पति अनवर हुसैन के हथियार का लाइसेंस निरस्त कर दिया था। वहीं जैबा अनवर ने आरोप लगाया है कि जनता की शिकायतों को अफसर नजरअंदाज करते हैं। नोएडा पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। सेंट्रल नोएडा के थाना सेक्टर 63 से पुलिस ने गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से करीब 7 लाख रुपए और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। पहले ये लोग सोशल मीडिया पर एक पेज बनाते थे और उसमें इच्छुक जो भी लोग होते थे उनका एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाते थे। व्हाट्सएप का ग्रुप बनाने के बाद ये लोग उनको मोस्टली गल्फ की कंट्रीज में और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में नौकरी दिलवाने के नाम पर, जनरली कंस्ट्रक्शन बिजनेस साइट की नौकरी लगवाने के नाम पर ये लोग पहले एक फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर बनाते थे वहां की कंपनियों का। उसके बाद ये लोग आवेदकों का पासपोर्ट रख लेते थे और उनको एक फर्जी वीजा बना के देते थे। उसके बाद ये सभी लोगों का एक ही दिन का एक डमी टिकट बना के देते थे जो अपने आप ही कुछ दिनों में एक्सपायर हो जाता था। जब आवेदक को जब तक उनको पता लगता था कि ये वीजा फ्रॉड है और जो टिकट है वो डमी टिकट है जो ऑलरेडी एक्सपायर कर चुका है, ये लोग तब तक अपना कॉल सेंटर बंद करके रफू चक्कर हो जाते थे। सेंट्रल नोएडा पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये लोग बड़ी बड़ी विदेशों की कंट्रियों में बच्चों को एडमिशन या उनकी जॉब के रिगार्डिंग उनसे कांटेक्ट करते थे। इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से उन लोगों से कांटेक्ट में ऐड दिखाकर कमेंट्स में जो लोग उनके कमेंट में या उनके अतीत देखने के लिए प्रयास करते थे और लोगों से उसी ग्रुप के माध्यम से उनसे पैसे हटते थे। नोएडा से मैप से भाटी HNL। कानपुर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में डॉक्टरों की हैवानियत सामने आई है, जहां डॉक्टर वसीम के साथ
कंपाउंडरी का काम कर रही नाबालिग युवती का डॉक्टर ने दुष्कर्मकारों से गर्भवती कर दिया, जिसका खुलासा युवती के 1 महीने गर्भवती होने के बाद पता चला, जिसके बाद अब परिजनों ने थाने में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। अभी ये 1-2 महीने पहले जा नहीं रही थी, तो डॉक्टर वसीम ने कहा अच्छा मेरी अम्मी से बात करके इनकी नानी से बोला कि क्या कहते हैं तुम लड़की को भेजिए काम पे, हम उसको 2500 रुपये देंगे। घर में कुछ भी नहीं पता था कि इन्होंने क्या हरकतें की क्या नहीं किया। तो जब फिर ये जाने लगी अभी इधर 2 महीने से, तो 1 महीने पहले डॉक्टर वसीम ने उसके साथ दवा घोल के पिला के उसके साथ रेप किया। और जब कल हम लोगों को पूरी खबर पता चली जब उसने किट में चेक किया। थाना कर्नलगंज में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में थाना कर्नलगंज में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। आरोपी डॉक्टर वसीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और संवाददाता इब्ने हसन जैदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इब्ने, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की ये वारदात भी थी और अब पुलिस किस तरह से एक्शन में है? जी विशाल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शांति भोला छाप ने क्लिनिक में काम करने वाली नाबालिग नर्स के साथ रेप किया। उसे नशे की दवाएं देकर क्लिनिक में जल्दी करता रहा। जब उसने विरोध किया तो उसे मार डालने की धमकी दी और पीड़िता का आरोप कि मंगलवार आज जो है आरोपी प्लानिंग कर उसके वहां घर पर पहुंचा। घर से कैसा घर पे के बाद लड़की से कहा बिरयानी लाया हूँ खा लो। कि वो जहर मिलाकर बिरयानी था। लड़की ने बिरयानी नहीं खाई। हम आपको बता दें कि साथ के जाने के बाद आप बीती जो है रोते हुए अपनी मामी को बताई। मामी ने घर में पहले प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो लड़की प्रेग्नेंट निकली। फिर उसने लड़की के मामा को पूरी बात बताई। मामा और रिश्तेदार रात में भोला छाप डॉक्टर के घर पर रात करीब 2 बजे उसे बाहर निकाला और बजरिया पुलिस ने कंडल थाने भेज दिया। आप पुलिस ने जो आरोप 50 साल का डॉक्टर है साथ उसको वसीम को कर लिया है। बहरहाल लड़की मामा है ने बताया कि मेरी भांजी की उम्र 17 साल है। भांजी ने उन्हीं से कहा कि वसीम जो डॉक्टर मेरे साथ रेप किया। हम लोगों को पता चला तो लड़की प्रेग्नेंट है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सबने बैठ करी बात करने के बाद जो है डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करी। वसीम जो डॉक्टर उसको अरेस्ट कर लिया गया और आगे की कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल इब्ने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। सफाई के लिए 2247 सफाई कर्मियों को लगाया गया है। निगम के सभी वार्ड में पार्षद के नेतृत्व में 1500 दीपक जलाए जाएंगे। रामपथ समेत मुख्य मार्गों की दोनों छोर पर रोलिंग पर फूलों की सजावट होगी। इसके अलावा संपूर्ण मेला क्षेत्र को 5 जोन और 20 सेक्टर में बांटा गया है। अयोध्या नगर क्षेत्र में पेयजल की भी आधुनिक व्यवस्था की जा रही है। लगभग 1,11,000 दीपक नगर निगम प्रशासन की तरफ से जलाए जाएंगे, जिसमें कि 11,000 दीपक हमारे जो गौ उत्पाद हैं उनसे बने हुए होंगे। 1500 दीपक प्रत्येक वार्ड में भेजे जाएंगे, जिसमें कि प्रत्येक वार्ड में भी दीपोत्सव का आयोजन हो सके। इसके साथ ही साथ जो मलिन बस्ती है और जो हमारे जो इस तरह के लोग हैं जो कि दीपक नहीं ले पाते, उनको भी हैंड होल्डिंग की जाएगी और वहाँ भी हम लोग दीपोत्सव का आयोजन करेंगे। अगर हर विभाग के कर्मचारियों और उनके अधिकारियों की बात करें तो 3700 से अधिक हम लोगों के साथ कर्मचारी रहेंगे, जिसमें 2247 मात्र अयोध्या धाम के उस क्षेत्र में है और बाकी नगर निगम के अन्य क्षेत्र में सारे जो कर्मचारी अधिकारीगण लगेंगे वो इतने कर्मचारी हमारी तैनात होंगे। जिम्मेवारी है स्वच्छता की, हम लोगों की जिम्मेदारी है पथ प्रकाश की, हम लोगों की जिम्मेवारी है पेयजल की। इन सब जो इनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो आपको हमने बताया ही। स्वच्छता के लिए हमारे 2247 कर्मचारी करीब लगे रहेंगे और इसके अलावा 2247 कर्मचारी हमारे लगे रहेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने इसको 5 जोन में और 20 सेक्टर से बांट के रखा है, जिससे हमारे उसमें अधिकारियों कर्मचारियों की सबकी ड्यूटी लगी रहेगी। वो सब उस सारी चीज़ों का पर्यवेक्षण करते रहेंगे और स्वच्छता का हमने एक लगातार एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा है प्राण प्रतिष्ठा के बाद।
उस स्टैंडर्ड को और आगे ले जाना, अपने ही बनाए हुए बेंचमार्क को थोड़ा और आगे सेट करना, यह हम लोगों के लिए चैलेंज है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।